earthquake. The study of seismic wave provide a complete picture of the layered interior. मतलब पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट सोर्सेज क्या थे, इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या थे. आज ये बोल रहे हैं कि जो स्टडी होती है सेस्मिक वेव्स की, सेस्मिक वेव्स क्या होती है जो अर्थक्वेक के साथ सेस्मोलॉजी में पढ़ी जाती है. मतलब कहते हैं जब हम स्टडी करते हैं सेस्मिक वेव की, वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, वो प्रोवाइड करता है हमें कि कैसा होगा हमारा लेयर्ड इंटीरियर, इंटीरियर कैसा होगा. एंड अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज़ अ शेकिंग ऑफ अर्थ. अगर हम अर्थक्वेक के बारे में बात करें तो ये क्या है, सिंपल एक शेकिंग ऑफ अर्थ. कैसे अर्थ हिल रही है, जो फॉल्ट हम देख रहे थे उस फॉल्ट के कारण कैसे अर्थ जो है वो हिल रही है, उसे क्या कहते हैं, अर्थक्वेक. इट इज़ अ नेचुरल इवेंट, एक नेचुरल इवेंट है, नेचुरली अकर करता है. मतलब हम नहीं हिलाने जा रहे, ये नेचुरली जब कुछ फोर्सेस एग्जिस्ट करती है अर्थ के अंदर तो ये चीज़ होती है. इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी के रिलीज के कारण होता है जो कि बाद में क्या करती है, हर एक साइड ट्रैवल करती है लाइक दिस. जैसे ये फोकस होगा उसके बाद ये ऐसे ट्रैवल करेगी लाइक दिस. ओके, अब अगर मैं आपको सेस्मिक वेव दिखाऊं तो वो कैसी होंगी, ऐसी. तो ये क्या है, हमारी सेस्मिक वेव्स है. अगर ये दिखाऊं मैं आपको तो ये सेस्मिक वेव्स है. ये जो जनरेट हो रही है, ये जो देख रहे हैं हम अंदर सर्कल सा, इसे हम सेस्मिक वेव्स कहेंगे. यहाँ पे ये सारी, ये सारी सेस्मिक वेव्स हैं. उसके बाद इन्होंने बोला व्हाई डज अर्थ शेक, अर्थ शेक. व्हाई डज अर्थ शेक, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलोंग अ फॉल्ट. होता क्या है कि हमारे अर्थ के नीचे फॉल्ट का अकरेंस होता है जिससे एनर्जी का रिलीज होता है. ए फॉल्ट इज़ अ शार्प ब्रेक इन अ क्रिस्टल रॉक. क्या होता है, अचानक क्या हो जाती है, हमारे जो रॉक होती है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है. मतलब जो रॉक होती है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें फॉल्ट आ जाता है. उस ब्रेक से, उस फॉल्ट से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, जिसके कारण हमारी अर्थ क्या करती है, शेक करती है. जब भी कभी फॉल्ट आता है तो अगर फॉल्ट के बाद जो रॉक या नीचे जो प्लेट्स हैं उसकी मूवमेंट अगर इस साइड होंगी, अगर इस साइड उसकी मूवमेंट होगी तो जो हमारी जो एनर्जी है वो इस साइड जाएगी. मतलब दोनों क्या जाती है, ऑपोजिट साइड में जाती है. दोनों ऑपोजिट जाती हैं, एक इस साइड दूसरा इस साइड. ओके, opposite direction में जाते हैं. However, their tendency to move apart at some point of time overcome the frictions. As a result, the block get deformed and eventually they slide past one another abruptly. होता क्या है, अगर मैं सिंपल एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे ये हमारी अर्थ है, उसमें कुछ प्लेट्स हैं, ऐसे प्लेट्स होती हैं, ठीक है. और ये दो प्लेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट. होता क्या है, एक प्लेट जैसे ये है और दूसरी प्लेट ये थोड़ी एक वाली जो है वो ऊपर है उसके दूसरी वाली के, ठीक है. तो इन दोनों में ये जो एक दूसरे के ऊपर है, ये किसके कारण है, इसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन लॉक होता है. मतलब फ्रिक्शन ने होल्ड करके रखा होता है. बट कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो फ्रिक्शन को अनलॉक कर देती है, ओवरकम कर देती है, और वो दोनों स्लाइड कर जाती हैं. एक इस साइड स्लाइड कर जाती है, दूसरी उस साइड स्लाइड कर जाती है और अलग हो जाती है लाइक दिस. ये अलग अलग होगी, ठीक है. जब स्लाइड करने के बाद ये अलग अलग होगी तो उसमें ये क्या आ गया, फॉल्ट आ गया. ये चीज़ है फॉल्ट, बीच में आना. जब फॉल्ट आ जाता है तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ये दोनों अलग अलग साइड जाएंगी और बीच में फॉल्ट आएगा, इससे क्या होती है, एनर्जी का रिलीज होता है. As a result, the block get deformed and eventually the slide past one another abruptly. This cause a release of energy and the energy wave travel in all direction. ये हर एक डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज होती है. The point where the energy is released is called focus. ये मैं अभी आपको डायग्राम से बाद में दिखाती हूँ. कहते हैं यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, हम उसे क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है. और फोकस ऑफ अर्थक्वेक, और या फिर उसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है. और एनर्जी क्या करती है, हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. और जिस पॉइंट पे फोकस होता है, नियर द फोकस, उसे एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव. इसमें सबसे ज़्यादा पहले अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया जाता है. एंड इट्स अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस. ये डायरेक्टली किसके ऊपर होता है, फोकस के ऊपर होता है. अगर हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो लाइक यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है, इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेक आ गया. मतलब फॉल्ट, ये एक अलग क्या है, प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है. पहले ये ओवरली की थी, पर फ्रिक्शन अनलॉक होने के बाद जब फ्रिक्शन ख़त्म हो गया इसके बीच में तो ये मूव अपार्ट करके जिससे फॉल्ट आया, ये फॉल्ट आ रहा है बीच में,
फॉल्ट आने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी हर एक डायरेक्शन में जा रही है, ये रेड कलर से दिखा रहे हैं, हर एक डायरेक्शन में जा रही है एनर्जी। और उसके बाद क्या है, ये है फोकस, ये फोकस है जिसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। यहाँ पे मेन ब्रेक हुआ है, जहाँ जिस पॉइंट पे मेन ब्रेक हुआ है, और उस फोकस से जो ऊपर वाला जहाँ पे हम रहते हैं, वो जो पॉइंट होता है ऊपर डायरेक्टली अबव, उसे एपी सेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एपी सेंटर। आगे है अर्थक्वेक वेव्स क्या है। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन अ लिथोस्फीयर। मेनली जो हमारे अर्थक्वेक, मेनली क्या मतलब सारे हमारे अर्थक्वेक क्या करते हैं, लिथोस्फीयर में अकर करते हैं। यू विल लर्न अबाउट अ डिफरेंट लेयर हमारे अगले वाले चैप्टर में, आगे जाके चैप्टर में या अगले चैप्टर में। इट इज़ सफिशिएंट टू नोट हियर दैट द लिथोस्फीयर क्या होती है, लिथोस्फीयर क्या होती है, जो 200 किलोमीटर तक की हमारी डेप्थ होती है, उसे क्या कहते हैं हम, लिथोस्फीयर। ओके, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ से हम ये देखते हैं कि कितनी सेस्मिक वेव्स आई हैं, कितनी रिकॉर्ड हुई हैं, सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है वो। एक कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ, एक कर्व आती है, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये क्या है, हमारा सिस्मोग्राफ है, ठीक है, ये सिस्मोग्राफ है। यहाँ पे ये एक पेज सा लगा होता है, और इसके कारण क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो ये चीज़ रिकॉर्ड करती है कि कितना जितना हमारी सेस्मिक वेव प्रोड्यूस हुई है। जैसे ये वेव्स हैं, ये वेव्स यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं सारी ब्लैक कलर में, तो ये चीज़ रिकॉर्ड करती है। और ये पूरा है हमारा सिस्मोग्राफ, जिससे हम क्या डिनोट करते हैं कि कितना हमारा क्या है, अर्थक्वेक आया है। जैसे ही शेकिंग होती है, तो ये जो मशीन का ये जो हैंडल है, इससे हमारा क्या होता है, डिफरेंट यहाँ पे एक कुछ ऐसी स्ट्रक्चर सा बनता है जैसे ये बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि कितना मैग्नीट्यूड का हमारा क्या है, अर्थक्वेक आया हुआ है। कहता है अर्थक्वेक जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स में शो किया जाता है। अर्थक्वेक वेव बेसिकली ऑफ दो टाइप की होती है, एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट अ फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। कहता है बॉडी वेव जो होती है वो फोकस के ऊपर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं, जो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, बाद में हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ओके, एंड हेंस इसीलिए उसका नाम क्या है, हमने बॉडी वेव दिया हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है हमारी सरफेस। बॉडी वेव जो होती है वो फोकस में जो एनर्जी रिलीज़ करती है उसके कारण होता है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि फोकस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके कारण क्या होता है, बॉडी वेव होती है। मतलब अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होने का ये जो वेव्स निकली हैं इसको क्या बोलेंगे, बॉडी वेव्स बोलेंगे इसके अराउंड। एंड जब वो सरफेस के ऊपर बॉडी वेव आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली होंगी इसको क्या बोलेंगे, सरफेस वेव। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेटेड अ न्यू सेट ऑफ वेव व्हिच इज कॉल्ड एज अ सरफेस वेव। ठीक है, दिस वेव मूव्स अलोंग द सरफेस। ये जो सरफेस वेव है ये सरफेस के अलोंग मूव करती है। ठीक है, दिस वेव्स मूव अलोंग एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स चेंज एज द ट्रैवल थ्रू अ मटेरियल विद अ डिफरेंट डेंसिटी। मतलब जैसी डिफरेंट डेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेव्स का ट्रैवल होता है। ये चीज़ तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है कि जो वेव होती है, ये जैसे रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ते थे वहाँ पे भी हमने जो लाइट का जो कंसेप्ट देखा था, तो उसमें भी हम देखते थे पानी में डिफरेंट होता है और जो डिफरेंट सॉलिड मटेरियल होता है उसमें डिफरेंट होता है। तो ठीक है, ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि कहते हैं जब डिफरेंट डेंसिटी होगी तो जो सरफेस वेव है उसका ट्रैवल करने का जो ढंग होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे जो डेंसर मटेरियल होगा उसमें हाइयर वेलोसिटी होगी क्योंकि साथ साथ में पार्टिकल लगे होंगे और जिससे वो डेंसर वाले मटेरियल में जल्दी ट्रैवल कर जाएगी, बहुत वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, स्पीड होगी उसकी। बट वो अगर पानी में होगी तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी क्योंकि जो पार्टिकल है वो पास में नहीं होंगे। द डायरेक्शन आल्सो चेंज एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस अ मटेरियल विद अ डिफरेंट डेंसिटी। कहता है वो रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैं बताती हूँ आपको, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जैसे रिफ्लेक्ट तो चलो आपने वहाँ पे भी देखा ही होगा जैसे फिजिक्स में। तो रिफ्लेक्ट का मतलब ये थोड़ा बेंड होके चले जाना। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। ये अगर अब हम बात कर रहे हैं अंदर वाली बॉडी सरफेस बॉडी वेव्स की थी, ये तो दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया। चलो मैं आपको अर्थ के ऊपर दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ के ऊपर वाली सरफेस के ऊपर जो हम वेव दिखाएंगे तो उसको, तो कहता है कुछ जगह तो वो क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट भी कर जाती है सरफेस वेव, और कुछ जगह वो रिफ्रैक्ट भी कर सकती है, मतलब वापस भी जा सकती है।
रिफ्रैक्ट का मतलब वापस जाना नहीं होता, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है एक बड़ा बैंड बनाना। रुको, हम उल्टा ही बोल रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके चले जाएगी, मतलब हमने उल्टा बोल दिया। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि जब वो बेंड होके, मतलब ना पाथ चेंज करके जाएगी, बेंड हो जाएगी, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, तो उसको रिफ्रैक्ट कहेंगे। कि मतलब वो हमारी जो सरफेस वेव है वो रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्ट, ओके, रिफ्लेक्ट के बारे में अगर बात करें तो वो क्या कर जाती है, पाथ चेंज ही नहीं करती, मतलब वो बेंड ही हो जाती है, वो उल्टा चले जाती है, वापस मुड़ जाती है। सो इट वी कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्ट, ओके। सो ये क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है, जब डेंसिटीज चेंज होती है। डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज में ये डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स जो है वो शो करती है। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स भी क्या है, दो टाइप्स की है, जैसे हमारी पी वेव्स, ठीक है, जैसे पी वेव। अब हमारे अर्थ के अंदर जो वेव थी, जो अर्थ के अंदर हमारी बॉडी वेव थी, जैसे ये अर्थ था, उसके अंदर जो बॉडी वेव्स का जो ट्रेवल हो रहा था ऐसे, तो उसके भी दो टाइप है, जैसे पी वेव और एस वेव। पी वेव क्या करती है, फास्टर मूव करती है एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड वेलोसिटी होती है और ये क्या करती है, सरफेस के ऊपर जल्दी पहुंच जाती है। एंड दीज आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी वेव्स। इसको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, पी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अदरवाइज वी कॉल इट एज अ प्राइमरी वेव्स। द पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव। ये साउंड वेव की जैसे है। दे ट्रेवल थ्रू अ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड। ये तीनों चीज़ों से निकल जाती है, मतलब ये ट्रेवल तीनों चीज़ों से कर जाती है। एस वेव अराइव एट द सरफेस विद सब टाइम, मतलब पी वेव पहले पहुंच जाती है, उसके कुछ टाइम के बाद एस वेव क्या करती है, सरफेस के ऊपर पहुंचती है, वो सरफेस के ऊपर पहुंचती है, ओके। An important fact about S wave is that they can travel only through solid material। मतलब हम P wave की बात कर रहे थे, पी वेव की जो बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे ये क्या कर रही है, ये तीनों जगह से ट्रेवल कर जा रही है, लाइक गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। बट इफ वी टॉक अबाउट द एस वेव, दे ट्रेवल एट अ लो वेलोसिटी, बट ये क्या करती है, सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही ट्रैवल करती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये फर्दर डिफाइन करेंगे। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेव इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। इट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। इससे ही हमें स्ट्रक्चर पता चलता है कि कैसा है हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर, कहाँ पे मैग्मा है, कहाँ पे सॉलिड आ गया फिर से, ठीक है। रिफ्लेक्शन कॉज वेव टू रीबाउंड, वेयर एज रिफ्रैक्शन मेक वेव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। देखो यही चीज़ जो मैं ऊपर थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी, तो ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। कहता है रिफ्लेक्शन क्या करता है, रिफ्लेक्शन फॉर एग्जाम्पल ये है, तो रिफ्लेक्शन क्या करता है, वो वापस मोड़ देता है पूरा, और रिफ्रैक्शन क्या करता है, वो थोड़ा बेंड करके चले जाता है, मतलब वो अपना थोड़ा सा पाथ डिफ्रेंशिएट करता है, और रिफ्लेक्शन क्या करता है, वो उसे बेंड कर देता है। ये चीज़ हमारी पी और एस वेव में मेनली अकर कर रही है। जैसे जो पी वाली वेव्स होगी उसमें क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो वो थोड़ा सा बेंड करके चली जा रही होगी। जो एस वाली है वो तो सॉलिड से ही मूव करती है, बाकी दो से तो करेगी नहीं, तो वो टोटली ही वापस चले जाएगी या उधर से गुजरेगी ही नहीं, ठीक है। ये जो वेरिएशन आता है इसमें, जो वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड्स ऑन अ सेस्मोग्राफ से पता चलता है हमें। एंड द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट इन द सेस्मोग्राफ्स। मतलब सबसे पहले पी वेव आ जाती है, उसके बाद ही एस वेव आती है। ये हमें कहाँ से पता चला, सेस्मोग्राफ से पता चला। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। ये वेव्स जो है वो मोर डिस्ट्रक्टिव होती है, जो सरफेस वेव्स होती है। दे कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हैड्स द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। इससे ही क्या होता है, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। हम ये चीज़ देखते हैं ना कि जब अर्थक्वेक आया, जैसे गुजरात वाला आया था, तो उससे भी कितनी डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो ये डिस्ट्रक्शन किसके कारण होती है, जब सरफेस, जब बॉडी वेव्स ही क्या बन जाती है, सरफेस वेव बन जाती है, ओके। अब प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। प्रोपोगेशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ earthquake wave travel in different manners as they move or propagate, they cause a variation
इन अ बॉडी ऑफ द रॉक्स थ्रू विच दे पास, मतलब जिससे वो सेस्मिक वेव्स ट्रेवल करती है हमारी अर्थक्वेक की, तो उससे क्या होता है जो हमारी रॉक वगैरह है उसमें क्या आती है, वेरिएशन आती है। मतलब वो जैसे किसी का डिफॉर्मेशन हो जाना, ख़त्म नीचे गिर जाती है, बिल्डिंग्स का डिफॉर्मेशन हो जाना, या फिर रॉक्स में कुछ ऐसे दरारें वगैरह आ जानी, तो ये किसके कारण होती है, हमारी डिफरेंट सेस्मिक वेव्स के कारण। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव। पी वेव्स क्या करती है, पैरेलल मूव करती है। ओके, दिस दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अ मटीरियल इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वो प्रेशर भी उसी डायरेक्शन में ही क्या करती है, इम्पोज करती है। एज ए रिजल्ट इट क्रिएट अ डेंसिटी डिफरेंट इन अ मटीरियल एडिंग टू द स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग ऑफ मटीरियल। जिससे क्या होता है, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होता है मटीरियल का। ओके, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इससे ही क्या होता है, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होता है। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ। बाकी वाली जो वेव्स है वो क्या कैसे ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है पी वेव को छोड़ के, बाकी वाली वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है परपेंडिकुलर, मतलब वो पैरेलली मूव कर रही थी और ये कर रही है परपेंडिकुलर मूव। ठीक है, the direction of the vibration of S wave is perpendicular to the wave in a vertical plane, hence they create a ट्रफ एंड क्रेस्ट, जिससे ट्रफ एंड क्रेस्ट बनते हैं एस इस तरीके से। इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास सरफेस वेव आर कंसिडर टू मोस्ट डैमेज वेव। सरफेस वेव्स को हम मोस्ट डैमेज वेव्स कहते हैं, बिकॉज सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ होती है उसका कोलैप्स इसी के कारण होता है। ओके, अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँ तो लाइक ये सरफेस है हमारा अर्थ का, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोकस बना है हमारा, तो जो हमारी पी वेव्स होंगी या वो कैसे ट्रैवल करेंगी, पी वेव्स तो चलो ऊपर आने के बाद बनेगी सरफेस के ऊपर, ठीक है। पी वेव्स जो है वो बॉडी वेव्स ही है, वो अदर ही बनेगी। तो जैसे उन्होंने बोला पी वेव्स क्या करती है, वो पैरेलल क्या करती है, मूव करती है, तो वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। ये पैरेलल मूवमेंट होगी पी वेव्स की, ठीक है। बट जो बाकी सारी फोर्सेस होंगी, जो सरफेस फोर्सेस होंगी, स्पेशली बॉडी वेव्स को छोड़ के जो सरफेस वाली वेव्स होंगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे चलेगी। ठीक है, इसको अगर मैं आपको एक और डायग्राम से बताऊं तो वो ऐसे होगी। सो ये तो क्या है जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी, ये पी वेव और एस वेव जो है वो मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पी वेव्स है, ये कैसे ट्रेवल कर रही है, ये पैरेलली ट्रेवल कर रही है, जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। तो ये एस वेव है, ये कैसे ट्रेवल कर रही है, ये ऐसे परपेंडिकुलर वेव है। लाइक ये अर्थ है, यहाँ पे फोकस है, दोनों ही बॉडी वेव की एग्जाम्पल्स है, याद रखना। दोनों ही अर्थ के अंदर ट्रैवल करेगी, अर्थ के इंटीरियर में, तो ये पैरेलली मूव कर जाएगी। जैसे यहाँ पे ये पैरेलल मूव करके भी दिखा रही है कि ये इसकी डायरेक्शन है, और दूसरी सीधे ऊपर की ओर लगेगी, और ये कुछ इस तरीके से अंदर ऐसी कुछ डायरेक्शन फॉर्म करेगी। तो ये एस वेव है। दोनों जब बॉडी वेव पी एंड एस जब सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगी, दे आर कॉल्ड एज अ सरफेस वेव एंड दे कॉज अ मोस्ट डिस्ट्रक्शन। सरफेस वेव क्या है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है, ठीक है, इसके कारण सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड पी वेव पैरेलल चलती है डेंसिटी डिफरेंस के कारण। पी वेव के कारण क्या होता है, हमारी स्क्वीजिंग एंड क्या स्ट्रेचिंग होती है, कभी स्क्वीज कर जाती है चीज़, कभी स्ट्रेच कर जाती है। और एस वेव जो है वो परपेंडिकुलर मूव करती है, ठीक है। ये बॉडी वेव्स के टाइप्स है, याद रख। ये देखने वाली बात है कि स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग कैसे हो रही थी पी वेव्स के कारण। तो देखो
पी वेव्स क्या करती है, जब पैरेलली मूव करती है तो इन्होंने बोला थी एक्सर्ट अ प्रेशर, वो पूरा प्रेशर क्या कर रही है उसी डायरेक्शन में लगा जा दे रही है। जैसे उन्होंने पूरा प्रेशर इस रॉक पे, ये जो अंदर एक रॉक थी इसके ऊपर लगाया, पूरा प्रेशर लगाने के बाद क्या कर जाएगा, ये रॉक स्क्वीज कर जाएगा। और थोड़ी देर के बाद जब जब ये सेस्मिक वेव्स ख़त्म हो जाएगी तो ये फिर से क्या हो जाएगी, एक बार स्क्वीज होगी तो फिर स्ट्रेच होगी, स्क्वीज होगी स्ट्रेच होगी। तो इसके कारण भी क्या होता है, वहाँ पे बड़ा फॉल्ट पड़ जाता है। ये भी डिस्ट्रक्शन का काज है एक। बट अब ये दोनों ऊपर हो जाती है सरफेस के ऊपर, तो उसके कारण क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है, जो हमारी रॉक्स है वो डिफॉर्म हो जाती है डिफरेंट वे में। नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ शेडो जोन। इमर्जेंस ऐसा होता है शेडो जोन का। शेडो जोन जो है वो अर्थक्वेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे कैसे कैसे इमर्जेंस होता है। Earthquake waves get recorded in a seismograph located at a far off location. However, there exists some specific area where the waves are not reported. Such a zone is called as a shadow zone, जिसको हम shadow zone भी कहते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की जाती, जैसे हमने बोला था ना कि जो हमारी क्या है एस वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं करती किससे, सॉलिड के अलावा किसी और मीडियम में ट्रैवल नहीं करती। तो उससे भी पता चलेगा कि कैसे हमारा इंटीरियर कैसा है, तो उसको हम शेडो जोन भी कहते हैं। The study of different event reveal that from each earthquake there exist and altogether different shadow zones exist करते हैं। like जो फिगर हम आगे जाके 3.2 में देखने वाले भी हैं, पी और एस वेव का शेडो जोन वहाँ पे दिखाएंगे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द सेस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स। ठीक है, 105 से जो है वहाँ पे जो एपिसेंटर अगर 105 होगा तो वहाँ पे कैसा पी वेव का अराइवल होगा, और एस वेव का भी अराइवल है वहाँ पे। ओवर द सेस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्ड द पी वेव्स ओनली। वहाँ पे से पी वेव्स ही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है लिक्विड होगा, मैग्मा होगा, तो मैग्मा में क्या करेगा वो ट्रैवल कर जाएगी, पी वेव और एस वेव ट्रैवल नहीं करेगी। However, the seismograph located near 145 the arrival of P wave but not the S wave, thus a zone between 105 से 145 epicenter का identified as a shadow zone for both the type of waves, and the interior zone beyond 105 does not receive S waves। उसके बाद 105 के बाद जो है वो S wave रिकॉर्ड नहीं की जाती। नेक्स्ट है द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज़ मच लार्जर दैन द पी वेव। जो पी वेव्स का शेडो जोन है जहाँ पे पी वेव रिकॉर्ड नहीं की जाती, शेडो जोन इज़ अ एरिया वेयर वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ओके, सो पी वेव का जो शेडो जोन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू एस वेव के। ठीक है, द शेडो जोन ऑफ पी वेव्स अपेयर एज ए बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 से 145 का पी वेव का है, और उसके बाद हमने देखा ही था कि एस वेव का कितना ज़्यादा था। आगे मैं आपको पिक्चर में भी दिखाती हूँ अभी। द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज़ नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इट आल्सो लिटिल ओ 40% ऑफ द अर्थ सरफेस इसी के अंदर ही हो जाती है ख़त्म। यू कैन ड्रॉ द शेडो जोन फॉर एन अर्थ के प्रोवाइडेड यू एट द लोकेशन ऑफ एपिसेंटर। ये जो है वो आप भी ड्रा कर सकते हैं। ये जो हम पढ़ रहे थे ये सारा इसी में दिखाया, जैसे पी वेव का ये दिखाया और एस वेव का ये दिखाया। अगर मैं पी वेव की बात करूँ तो पी वेव यहाँ से ये इसका एपिसेंटर है और ये इस डायरेक्शन में सारे ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से क्या होने लगा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, बट वो क्या कोर जो हमारा लावा वाला एरिया था उसमें भी वो ट्रैवल किया, बट क्या हुआ थोड़ा बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, जो रिफ्रैक्शन हो रही थी और फिर से बेंडिंग ऑफ लाइट हुई तो इस एरिया में भी वो ट्रैवल कर गया। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या करने लगी, रिफ्लेक्ट करने लगी। रिफ्लेक्ट करने के कारण ये जो एरिया था 103 से 142 वाला ये पी वेव का जो एरिया था, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये जो एरिया था ये इस एरिया में और इस एरिया में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण इस यहाँ पे वेव ट्रैवल ही नहीं की, तो ये पी वेव का शेडो एरिया कहेंगे। बट एज कम्पेयर टू पी वेव, एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से निकलेगी। यहाँ पे तो क्या था, मैग्मा था, यहाँ पे वो निकली नहीं, तो यहाँ से वो पूरी ख़त्म होगी, आगे ट्रैवल ही नहीं की। बस यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुई उसकी थोड़ी सी, तो यहाँ पे वो ट्रैवल कर गई।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा एस वेव का सबसे बड़ा शेडो जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट और अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स इन विच कोर इज मेड अप ऑफ अ मैग्मा, जो लिक्विड है जिससे हमारी एस वेव ट्रेवल नहीं कर रही है। तो इससे इनडायरेक्टली अर्थ क्वेक जो हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कैसा हमारा इंटीरियर है अर्थ का। ओके, नेक्स्ट चीज़ है हमारी कौन कौन से टाइप के अर्थक्वेक है। सबसे पहले कहता है जहाँ पे बहुत सारी बाइंडिंग होती है तो वहाँ पे क्या कई बार क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है, वो उसकी जो रूप्स होती है अंडरग्राउंड रूप्स वो कोलैप्स कर जाती है, उसको कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। ग्राउंड शेकिंग भी आल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल, जैसे हम क्यों केमिकल जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जब उसमें हम जैसे जो कोई भी न्यूक्लियर डिवाइस जो बनती है उसको चेक करने के लिए जब वो अर्थ के नीचे जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं तो उसके कारण भी जो अर्थक्वेक आता है उसके कारण टिम्बर्स आते हैं, और टिम्बर्स या जो अर्थक्वेक है उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट जो है earthquake that occur in the area of large reservoirs, जहाँ पे बहुत सारे reservoirs बनाए जाते हैं कुछ भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, तो वहाँ पे भी कई बार क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजर्वायर्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जो रेजर्वायर्स के कारण इंड्यूस किए गए होते हैं, जो उसके कारण आते हैं अर्थक्वेक। मेज़र कैसे किया जाता है अर्थक्वेक को, अब हम वो पढ़ेंगे। सो मेज़र करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक और स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ, या तो हम मैग्नीट्यूड से पता करेंगे कि क्या कितना अर्थक्वेक आया है, या उसकी इंटेंसिटी से पता करेंगे। ठीक है, द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज अ रिचर स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल को हम किसके ऊपर देखते हैं, रिचर स्केल के ऊपर देखते हैं। द मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज ड्यू टू द अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड क्या है, जो एनर्जी रिलीज करती है अर्थक्वेक के ऊपर, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन 0 से 10 तक देखा जाता है। एंड इंटेंसिटी को हम देखते हैं मार्शल स्केल के ऊपर, जो एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट के नाम के ऊपर भी है जिसने बनाया होगा। द इंटेंसिटी स्केल टेकन इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज, जो डैमेज दिखता है ना आंखों से, हम मैग्नीट्यूड उतना ही जितना हमारा अर्थक्वेक जिससे एनर्जी निकली उस एनर्जी को हम मैग्नीट्यूड में देख लेंगे, तो वो मैग्नीट्यूड से हो गया डिफाइंड। रिचर स्केल के ऊपर देखते हैं। एंड देन इज मार्शल स्केल से हम क्या देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, जो हमारे आंखों से दिखता है, कितनी इंटेंसिटी का डैमेज हुआ, विजिबल चेंज जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्शल स्केल के ऊपर। और 1 से 12 तक का इसका क्या होता है, हिसाब होता है। क्या है, हमारा रिचर स्केल है जिससे हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। सो ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाया है। तो ये हमारा रिचर स्केल है, तो ये 1 से कितने तक होता है, 10 तक होता है। वैसे तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 1 से 10 तक होता है। ये 1 से 10 तक इसकी मैग्नीट्यूड को देखने के लिए किया जाता है। तो इसी से दिखाते हैं, जैसे ग्रीन वाला है तो ये थोड़ा कम है, अगर 9 पे चला गया तो ये सबसे ज़्यादा भूचाल होगा, सबसे ज़्यादा उसमें वो होगा। इस साइड क्या नोट की जाती है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, इस साइड क्या किया जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड देखा जा रहा है कितना है। ठीक है, तो ये रिचर स्केल है जैसे हमने मैग्नीट्यूड वाला देखना है। और दूसरा है मार्शल स्केल। तो ये जो है वो हमारा मार्शल स्केल है जिससे हम इंटेंसिटी को देखते थे। ठीक है, तो ये मेनली तो चलो विजिबल जो डिस्ट्रक्शन हुआ होता है उससे ही पता चल जाता है। तो ये मार्शल स्केल था और ये एक साइंटिस्ट के ऊपर हमने नाम दिया हुआ था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी मेजर अवर अर्थ क्वेक। नेक्स्ट है कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारे अर्थ क्वेक के। ठीक है, तो वो है, तो अगर मेनली मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले तो यही चीज़ है जो इफ़ेक्ट हैं जो मैं अभी आपको गूगल के ऊपर दिखा रही हूँ। तो ये सारे क्या हैं, इफ़ेक्ट्स हैं हमारे अर्थक्वेक के। तो ये तो सबको पता है। सबसे पहले उन्होंने बोला ग्राउंड का शेक होता है, मतलब हिलती है ग्राउंड। उसके बाद है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड हो जाते हैं। उसके बाद है सॉलिड लिक्विफिकेशन होती है, ग्राउंड लर्चिंग होती है, एवलांचेस आते हैं, ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट होता है, फ्लड आ जाते हैं, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट या सुनामी वगैरह आ जाती है।